हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीवीटी जोन में। तो जैसा कि मैं एक और वीडियो लेते आया हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो, जिसमें हम 7 और 8 क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में पूछने के। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ ट्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स। ये जो है स्क्वायर SQRT 3, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, when the shadow of a tree is square root of 3 times of the height of tree। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाता हूँ। जैसे एक ट्री है, ये ट्री है, इधर सन है, तो सन जब इस साइड है तो इस ट्री की इधर परछाई बनेगी, शैडो बनेगी। अब शैडो और हाइट ऑफ ट्री में क्या रिलेशन दिया है कि ये जो ट्री की शैडो है ना, वो इसकी ट्री की हाइट के स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स है। तो अगर ट्री की हाइट हम ऐसे सपोज कर लेते हैं, तो इसके शैडो की हाइट कितनी हो जाएगी, इसी h के स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स। तो इसकी हाइट की, इसकी शैडो की लेंथ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स हाइट ऑफ ट्री। सो वी नीड टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप देखो तो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखो, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, अगर हम tan ऑफ थीटा ले लें, tan ऑफ थीटा ले लें तो इसी में तो परपेंडिकुलर और बेस आता है। परपेंडिकुलर है h और बेस है √3 ऑफ h। ठीक है, h से h कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। एंड हम सोचते हैं, याद करते हैं 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो हमें याद आता है कि भाई tan में 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो tan से tan चला गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री। मींस अगर आप इधर देखोगे, इधर से इस पॉइंट से अगर आप सन को देखोगे तो एंगल किस एंगल पे देखना पड़ेगा आपको, 30 डिग्री देखना पड़ेगा। दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना। कह रहा है इस क्वेश्चन में, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो हमारे पास 5 नंबर है, सपोज करते हैं A1 A2, है ना, A1 A2 A3 ऐसे कर करके A5। ठीक है, 5 नंबर है हमारे पास, इनका एवरेज आप लोगे तो वो 20 के बराबर है। यानी एवरेज क्या होता है आप सभी को पता है, इन सारे नंबर को सम कर दो और किससे डिवाइड कर दो, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो, विच इज एवरेज। तो एवरेज किसके बराबर दिया हुआ है, 20 के बराबर दिया हुआ है। अगर इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, इस क्वेश्चन में फिर कहा है कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका मतलब अगर हम हर नंबर में, जैसे A1 A2 A3, इन सारे नंबर में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यू मीन क्या होगा या न्यू एवरेज क्या होगा। तो इसका एक सीधा सीधा कंसेप्ट होता है कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन चेंज हो जाएगा। सपोज करो m डैश हो जाएगा मीन, ये किसके बराबर हो जाएगा, पुराने मीन, और उसमें जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये एक सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा कंसेप्ट है। मैं इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अगर सारे नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नया मीन पाने के लिए पुराने मीन में भी 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज, सॉरी मीन मैं बोल रहा हूँ, मीन और एवरेज दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो मीन और एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, पुराना एवरेज। ठीक है, ओल्ड एवरेज, और उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ओल्ड एवरेज हमें ऑलरेडी पता है 20 है, इंटू 5 विच इज 100। ठीक है, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 100। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है, एंड इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि 10 years ago the sum of the ages of father and his son was 34 years, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 साल पहले की एज में क्या मतलब फादर और सन की एजेस का सम 34 ईयर था। तो सपोज कर लेते हैं 10 ईयर्स अगो, है ना, सपोज कर लेते हैं, इजी सा कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। सपोज कर लेते हैं 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले अगर उनकी एजेस का सम 34 ईयर था, तो 10 साल पहले अगर सन की एज एक्स है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 34 माइनस एक्स। ये जो एजेस है वो 10 साल पहले की एजेस है, ठीक है। सन की एज एक्स सपोज कर लिया, तो फादर की एज ऑटोमेटिकली 34 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की एजेस का सम 34 है, तो आप इन दोनों का सम करोगे तो 34 के बराबर आएगा। इजी सा है। ये 10 साल पहले की एजेस है। अब तुरंत इनकी प्रेजेंट एजेस लिखो। प्रेजेंट एजेस कितनी हो जाएंगी? तो 10 साल पहले से प्रेजेंट में आने के लिए दोनों एजेस में 10 और 10 ऐड कर दें तो प्रेजेंट एजेस हमें मिल जाएंगी, ऑब्वियसली मिल जाएंगी। सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, क्योंकि इसकी एज में 10 ऐड कर दो। और फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 34 माइनस एक्स प्लस 10। तो जब आप ऐड करोगे इसमें भी 10, तो ये हो जाएगी 44 माइनस एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? सन की एज प्रेजेंट एज x प्लस 10 और फादर की एज 44 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों में मैंने 10-10 ऐड कर दिया। अब कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:2, यानी फादर और सन के प्रेजेंट एजेस की जो रेशियो है वो 7:2 है। तो फादर की एज कितनी है? 44 माइनस एक्स, और इसके सन की एज कितनी है? x प्लस 10। ये और दोनों को डिवाइड कर दिए तो दोनों का रेशियो आ गया। ये रेशियो किसके बराबर है? 7/2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 44 2 जा 88 माइनस 2x इज इक्वल टू 7x प्लस 70। जब आप इधर भेजोगे तो 9x हो जाएगा। ये 2x को उधर भेजोगे 9x हो जाएगा, और 70 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू निकालना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट सन की प्रेजेंट एज क्या है? x प्लस 10। x की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है 2, तो रख दो यहाँ पे। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? सन से प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? एज इज इक्वल टू x प्लस 10, विच इज x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 प्लस 10 इज विच इज 12 ईयर, यानी सन की प्रेजेंट एज है 12 ईयर्स। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि a रेशियो b 3:4 है, b रेशियो c 2:5 है, तो a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एंड ये भी क्वेश्चन में पूछे जाने की काफी संभावना है, ठीक है। तो इसे हम डिस्कस करते हैं। तो a रेशियो b दे रखा है कितना? 3:4, और b रेशियो c कितना दे रखा है? 2:5। अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें a और b का रेशियो देखो, विच इज 3:4 है, और बी रेशियो सी का देखो आप, ठीक है। बी रेशियो सी का देखो 2:5 है। तो ठीक है, अगर अगर हम बी को सेम बना दें, जैसे इधर बी के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 4 है, इधर बी के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 2 है। अगर हम बी को सेम बना दें तो हमारे लिए रेशियो लिखना आसान होता है। मतलब बी जो है वो कॉमन है, दोनों में ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू को हम सेम बनाना चाहते हैं। तो बी की वैल्यू को सेम बनाने के लिए मुझे एक सुझाव है, मतलब एक आइडिया आया दिमाग में, ठीक है, कि अगर मैं इस वाले रेशियो में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर 4 बन जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा। तो बी रेशियो सी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये 4 बन गया और ये 10 बन गया। अब क्या आ गया? ए रेशियो भी कितना आ गया? ये तो 3:4 ऑलरेडी है, और बी रेशियो सी कितना आ गया? 4:10 है। अब देखो b जो है, जो कि कॉमन दोनों में, वो बराबर है। इस केस में अगर आपको रेशियो लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे देखो 3:4, ये a और b का है, और b और c का है 4:10। तो a b c का कितना हो जाएगा? 3 उठा लो, 4 उठा लो, 10 उठा लो, बस, ठीक है।
तो आई होप समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, A रेशियो B रेशियो C विच इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 10। ठीक है, मैंने आई होप मैंने पूरी तरह से मैंने आपको समझाया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बीच वाले जो कोई कॉमन है उसे सेम बनाना है। अगर सेम दिया रहा है, अगर दे रखा है सेम दोनों में, तो फिर ऐसे ही आप लिख दो। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो बना दो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एंड इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days इफ बी इज 50% more efficient than A in how many days B alone can do the same job। यानी A जो है वो किसी काम को, कोई पर्टिकुलर काम है उसे 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और दे रखा है कि B जो है A से ज्यादा एफिशिएंट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बी उसे कम टाइम लगेगा उसी काम को करने में। ठीक है, तो बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम जॉब। यानी बी का भी टाइमिंग पूछ रहा है कि बी अगर उस काम को करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो आप जरा सोच के देखो, बी जो है वो ए से 50% मोर एफिशिएंट है, तो वो कम टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना एफिशिएंसी का लगा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी, सपोज कर लेते हैं ए की एफिशिएंसी है ना, ए की एफिशिएंसी जो है वो 100% है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई? 50% ज्यादा एफिशिएंट, तो इसकी एफिशिएंसी 150% हो जाएगी। अगर ए जो है, इसे मैंने एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी को E1 बोल दिया और बी की एफिशिएंसी को मैंने E2 बोल दिया। टाइम कितना लेता है ए उस काम को कंप्लीट करने में, इसे T1 मैंने बोल दिया जो कि ये 10 डेज, और जो आपका बी है उसका मैंने T2 बोल दिया। हमें यही फाइंड करना है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप एक काम करना है, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग जाएगा, क्योंकि बी जब ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कम टाइम लेगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ी तो टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो E1 इंटू T1 इज इक्वल टू E2 इंटू T2। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम का प्रोडक्ट इक्वल होगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट जाएगी। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आप सोच के देखो, बी जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, वो ज्यादा एफिशिएंट है तो वो कम टाइम लेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2। E1 की वैल्यू रख दो 100%, है ना, क्योंकि ए की एफिशिएंसी E1 है 100%, और उससे परसेंट को नंबर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड भी करते हैं। तो 100% को आप 1 लिख सकते हो, है ना, 100/100 1 ही होता है। और टाइम कितना ले रहा है? 10 डेज ले रहा है, इज इक्वल टू E2 एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 150%। तो परसेंट को उसमें चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, और हमें T2 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा 1, मतलब 100 से 100 कट जाएगा 1, तो इधर बच जाएगा उधर बच जाएगा 1 10, और इधर 150 को आप क्या कर सकते हो, किससे काट सकते हो, इसे आप 25 से काट दो। ठीक है, 25 फोर ज़ा 100 और 25 सिक्स ज़ा 150। इसे आप 2 से काट सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब इसे 3/2 T2 इज इक्वल टू 10 आया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 को उधर भेज दो, तो 10 इंटू 2/3। ठीक है, तो 20/3 विच इज इक्वल टू 6.6 डेज समथिंग आएगा। ठीक है, तो T2 ऑब्वियस ही बात है कम टाइम लेगा, तो देखो यहाँ पे कम टाइम आ गया, यानी T2 जो है, सॉरी, बी जो है उस काम को करने में कम दिन लेगा, यानी 6.6 डेज लेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ बैग देयर आर 8 रेड 7 येलो एंड 6 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, एक बैग में 8 रेड बॉल है, 7 येलो बॉल्स है और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल काउंट कर लेते हैं, जो कि हमारा टोटल आउटकम होगा। तो टोटल कितनी बॉल है हमारे पास? 6 8 8 6 14 7 21 हमारे पास टोटल बॉल्स हैं। अब क्या कह रहा है? इफ वन बॉल इज पिक्ड अप एट रैंडम, यानी उस छोले में से ना एक बॉल निकाली गई ऐसे रैंडम।
व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर रेड और ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो ये बॉल निकली ना ही वो रेड है ना वो ग्रीन है। तो ये बताओ, अगर वो ना ही रेड हो सकती है ना ही वो ग्रीन हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है? येलो हो सकती है ना। ठीक है, यानी येलो की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, इसको घुमा फिरा के पूछ रहा है। इसका मतलब कहने का है कि वो बॉल जो निकली है वो येलो होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ येलो बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? ऊपर रखो नंबर ऑफ येलो बॉल जो कि 7 है, और नीचे रखो टोटल नंबर ऑफ बॉल विच इज 21। तो 7 3 का 21 यानी 1/3, यानी 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल येलो होगी। ठीक है, नीदर रेड नॉर ग्रीन का मतलब क्या? येलो की बात कर रहा है वो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।